नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। लेकिन दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा क्षेत्र के पूरे इलाके में वर्तमान में छाया संकट, उस पर विस्तार से बात करेंगे। उसके सभी पहलुओं पर भी हम बात करेंगे, चिंतन करेंगे। आखिर कहाँ पर जाकर समस्या की जड़ है और उस जड़ को क्यों नहीं खंगाला जा रहा, और क्या है वो समस्या की जड़, किस प्रकार से इस सारे घटनाक्रम को शांत किया जा सकता है और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में क्या काम किया जाए, किस प्रकार से कार्य किया जाए। इन सारे विषयों पर आज हम विस्तार से समीक्षा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे गांधी बड़ी घटनाक्रम को। और सबसे पहले मैं इसी घटना पर बात करूं, उससे पहले मैं आसपास की एक दो खबरें आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वर्तमान में इस घटना से संबंधित जो मामला है दोस्तों, बहुत संवेदनशील मामला है और इसको लेकर हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और बड़ी खबरों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आज स्थानीय टिक्कू फुटबॉल क्लब की एक बैठक खेल स्टेडियम बादरा में आयोजित की गई। आज देर शाम को 4:30 करीब आज शाम को बैठक हुई थी। उसमें बड़ी संख्या में क्रिकेट खिलाड़ियों ने और पदाधिकारियों ने दोस्तों भाग लिया था। और उस फुटबॉल की अहम बैठक में क्या डिसीजन लिया गया, ये सुनकर आप सभी खेल प्रेमियों को और विशेषकर नौहर बादरा के फुटबॉल प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। और वो ये है कि आने वाले 2 फरवरी को बादरा में अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इसका डिसीजन इस बैठक में हुआ। दोस्तों, मैं शुरुआत में अगर आपको बताऊं तो टिक्कू फुटबॉल क्लब की जो बैठक हुई वो दुल्ली चंद यादव, जो पूर्व संरक्षक रहे हैं इस क्लब के, उनकी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ और उसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। किसी को अध्यक्ष इस बार नहीं बनाया गया। और दोस्तों, इस बैठक में शामिल हुए सभी जो खिलाड़ी थे, खेल प्रेमी थे, उनमें राजकुमार डुगजी, जो कि कोच भी है, हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी भी है टिक्कू फुटबॉल क्लब के, जाकिर खां उर्फ छोटू खां पीटीआई, और इसके अलावा सलीम खां पीटीआई भी इस बैठक में शामिल रहे, सलीम खानजादा इस बैठक में शामिल रहे, अंजनी स्वामी इस बैठक में शामिल रहे, गोपाल कौशिक इस बैठक में शामिल रहे, विक्रम राजपूत, विक्रम बेनीवाल, स्कील खां बेदी, सुशील खजोतिया और नरेश नोखवाड़ आदि वरिष्ठ फुटबॉलर और क्रिकेट से संबंधित सुशील खजोतिया भी इसमें, जो कि सदैव फुटबॉल क्लब के सानिध्य में रहे हैं, वो सारे इस बैठक में उपस्थित रहे और विचार विमर्श किया गया व्यापक रूप से कि लंबे समय से जो खेल प्रतियोगिता फुटबॉल के रूप में बादरा में आयोजित नहीं हो रही है, उसको पुनः चालू कैसे किया जाए, उसकी शुरुआत कैसे की जाए। दोस्तों, पहले आपको याद होगा विजय स्पोर्टिंग क्लब के सानिध्य में फुटबॉल की प्रतियोगिताएं होती थी। उसके बाद में 2011 में दोस्तों, जब सुखदेव सिंह शेखावत, जो कि श्री राजपूत, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो है, उनके द्वारा दोस्तों, उनके सौजन्य से अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिताएं लगातार 2010, 11, 12 में करवाई गई और वो सारी टिक्कू फुटबॉल क्लब के सानिध्य में आयोजित की गई। और उसके बाद में टिक्कू फुटबॉल क्लब जो है वो चर्चा में आया और उसी के सानिध्य में सारी जो फुटबॉल की गतिविधियां हैं वो प्रारंभ हो रही है। और लंबे समय से टूर्नामेंट नहीं हुआ, इसको लेकर सभी फुटबॉल प्रेमियों में और खिलाड़ियों में एक निराशा का भाव था, जिसको देखते हुए सभी खिलाड़ियों ने आज इस बैठक में भाग लिया और सर्वसम्मति से फैसला लिया कि 2 फरवरी को फुटबॉल की 2 फरवरी 2023 को इसी वर्ष अगले महीने अखिल भारतीय फुटबॉल का आयोजन होने जा रहा है। और दोस्तों, इसमें जो पदाधिकारी बनाए गए वो कोषाध्यक्ष सर्वसम्मति से स्कील खां बेदी को इसमें बनाया गया है, अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। और सचिव का पद
अनिल कौशिक मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, साथ में सुशील खजोतिया जी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कोई पद नहीं बनाया गया। इनकी देख रेख में आगे एक प्रभावशाली एक सदस्यों की कमेटी भी बनाई जा सकती है, 4 या 5, और उसके सानिध्य में उनकी देख रेख में सारे टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके अलावा चलिए दोस्तों दूसरी खबरों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। 19 जनवरी से परसों जोगीवाड़ा में क्रिकेट प्रतियोगिता जय दादा सिद्ध भोपाल क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रथम प्राइज विजेता टीम को 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा और उप विजेता को 31,000 का, जबकि मैन ऑफ द सीरीज के लिए 3100 रुपये उद्घाटन इस प्रतियोगिता का करेंगे कार्तिक डुडी और सुनील बेनीवाल, जो कि एडवोकेट है, पूर्व बार संघ के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। और इसके अलावा समापन जब इसकी 5-7 दिनों में प्रक्रिया होगी तो समापन के अध्यक्ष इसमें रहेंगे SP सिंह बढ़िया, संदीप ढूकिया। तो ये क्रिकेट प्रतियोगिताएं अब जोगीवाड़ा में परसों से प्रारंभ हो रही है। और इसके साथ ही दोस्तों कल जो सड़कों का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ अनाज मंडी में विधायक बलवान पूनिया द्वारा, और उसमें बलवान पूनिया का खास संबोधन रहा। आने वाले बजट को लेकर उन्होंने कई योजनाओं के बारे में भी बताया कि ये योजनाएं और बजट में अब पास करवाने वाले हैं। और उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा भी अब मैंने जोर से बोलना छोड़ दिया है आदि। उनका संबोधन शानदार रहा दोस्तों। साफ संदेश के चैनल पर उनका वीडियोस है, ज़रूर आप देखिएगा, आपको अगर देखना अच्छा लगे। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की, तो आज भारतीय जनता पार्टी की भी 16 और 17 जनवरी को एक बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसके समापन होने के बाद देर शाम को वो समापन हुई। और उसमें अमित शाह द्वारा जानकारी दी गई, क्योंकि नड्डा का कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से समाप्त हो रहा था, तो उसको उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। और दोस्तों ये भी निर्णय लिया गया कि 2024 का आम चुनाव PM मोदी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और जो इस वर्ष 2023 में 9 राज्यों के चुनाव है, उन 9 राज्यों में भाजपा सभी 9 राज्यों में जीत का लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेगी। इसी के साथ दोस्तों कांग्रेस की भी प्रदेश की एक बड़े स्तर पर 16 और 17 जनवरी को 2 दिवसीय बैठक थी। चिंतन शिविर था, जिसमें व्यापक रूप से चिंतन किया गया आगामी चुनावों को लेकर और रणनीतियों को लेकर। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की ओर, तो नौर में फसल बीमा क्लेम को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और जो महापड़ाव है वो जारी है। और दोस्तों कल जो महापड़ाव 11 बजे उपखंड कार्यालय में नोहर के आगे हुआ था, उसमें भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। और खरीफ व रबी फसल 2021 सहित कई मांगे दोस्तों है। और इसमें मैं आपको बताऊं तो नौर में दोस्तों अभी भी 2018 से लेकर कई जो बीमा क्लेम की राशि है वो किसानों को नहीं मिल पा रही है। और खरीफ फसल 2021 की लगभग मैं आपको बताऊं तो 17,44,107 पॉलिसियां कुल किसानों द्वारा करवाई गई थी, लेकिन जिसमें से 7,75,554 पॉलिसियों का ही भुगतान अब तक हुआ है। तो कितनी बड़ी संख्या में किसानों का फसल बीमा क्लेम का भुगतान जो है वो रुका है, आप देख सकते हैं। और जो राशि अब तक भुगतान के रूप में पास की गई फसल बीमा क्लेम को लेकर 2021 की खरीफ फसल की, वो दोस्तों 2,66,83,16,137 रुपए की राशि अभी तक स्वीकृत की गई है। और इसके अलावा दोस्तों हमारी नजरें बनी रहेगी, क्योंकि अभी तक इसमें शंका यहां हो रही है कि सूची जो है किसानों की अलग अलग पंचायतवार वो जारी नहीं की जा रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं इसके पीछे कंपनियों की, सरकार की क्या मंशा है, क्या मिली भगती है, इसको लेकर जरूर शंकाएं बार बार किसानों के दिलो दिमाग में उभर कर आती है। इसकी जानकारी आगे ही जैसे ही प्राप्त होगी, हम भी, हमारी नज़रें भी फसल बीमा क्लेम की इस सारी प्रक्रिया पर अटकी हुई है। दोस्तों अब हम बात करेंगे गांधी बड़ी के वर्तमान संकट पर। दोस्तों इसकी अब सिलसिलेवार हम आज बात करने जा रहे हैं, विश्लेषण करेंगे। अगर शुरुआती घटना का जिक्र करें, क्योंकि दोस्तों जो चिड़िया गांधी में गोकशी की घटना हुई थी, आपको याद होगा 11/7/2022 को, उस घटना के बाद कहीं ना कहीं वहीं से तार जुड़ते हुए
टेंशन जो है, तनाव जो है, उसी को लेकर जोड़ कर चल रहा है। और कोई ना कोई जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो उसी की दृष्टिगत आगे जो है प्रतिक्रियाएं हो रही है दोस्तों। कुछ लोगों के दिमाग में जो इसमें पक्ष और विपक्ष बने थे एक प्रकार से, उन सभी के दिमाग में उस घटना का गहरा प्रभाव अभी तक देखा जा रहा है, जो दोस्तों मिट जाना चाहिए था। पुलिस प्रशासन को इस प्रकार के शानदार प्रयास करने चाहिए थे, और जिसके लिए जो पीछे घटना हुई थी वो सारा मिट जाना चाहिए था। लेकिन 5-6 दिन पहले जो जिस प्रकार की घटना दोस्तों 12 जनवरी को देर शाम हुई थी, उस घटना को, जो गाड़ी की टक्कर से 2 जने घायल हुए थे दोस्तों, उसके बाद में जो है परिस्थितियां एक बार फिर बदली है, तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंचा है, और चौकी भी अस्थायी गांधीबड़ी में खोलनी पड़ी है दोस्तों। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति सामान्य कतई नहीं है। आईजी का भी दौरा यहाँ हुआ, लगातार एसपी इसकी निगरानी कर रहे हैं, जिला कलेक्टर द्वारा बार बार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और दोस्तों एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, सीआई और कई थानों के सीआई जो है वो यहाँ लगातार बारीकी से नजरें रखे हुए, कई थानों की फोर्स भी भादरा में लगातार दी हुई है। तो इस प्रकार के ये घटनाक्रम दोस्तों, जो पहले के घटनाक्रम से वर्तमान के जो 5-6 दिन पहले के घटनाक्रम हुए उसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए था, लेकिन उस घटनाक्रम को जोड़कर उसकी परिणति ये घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, क्योंकि रह रहकर कुछ ना कुछ टीस जो है दोनों पक्षों के बीच में सामने आ रही है, और उसी के साथ उसी टेंशन से कुछ ना कुछ नया घटित होता रहता है दोस्तों। इन सारे प्रकरणों पर पर्दा कैसे पड़ेगा, शांति व्यवस्था बहाल कैसे होगी, इसको लेकर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन जब 11/7/2022 को ये घटना हुई थी, तो उसके बाद में दोस्तों एक आंदोलन सा चला, और 25 तारीख को जो बस स्टैंड पर गांधीबड़ी की बैठक हुई, धरना हुआ, और उसके बाद में वो धरना बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। प्रशासन आया, प्रशासन उससे पहले 3-4 दिन लगातार नहीं आया था दोस्तों, पुलिस की गैर हाजिरी रही थी। लेकिन 25 तारीख को प्रशासन ने शाम को सारा जिम्मा संभाला, भारी पुलिस जाब्ता गाड़ियां गांधीबड़ी में पहुंची, वार्ता हुई, जिला कलेक्टर भी उस समय मौजूद रहे और एसपी महोदय भी मौजूद रहे, लेकिन वार्ता सफल नहीं हुई। और उसके बाद में जो धरनार्थियों ने जो है एक दिन का समय मांगा, जिला कलेक्टर अड़ गए कि आज अभी की अभी आपको धरना समाप्त करना होगा। और इसी बात को लेकर दोस्तों वहाँ जो है प्रतिक्रिया और जो देखने को आई, और पुलिस के साथ भिड़ गए स्थानीय लोग, लाठी बाटा डंडा जंग पत्थर सब कुछ यहाँ चले। और उसके बाद में अगले दिन वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया, चिड़िया गांधीबड़ी में कर्फ्यू लगा दिया गया। और उसके बाद में जो एफएसएल रिपोर्ट थी, जो गोकसी की घटना हुई थी, उसमें अलग अलग सैंपल भेजे गए थे, और बाद में उसकी रिपोर्ट आई। एक सैंपल की जो प्राइवेट भेजा हुआ था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, बाकी अनिर्णित रहे, कुछ फेल भी सैंपल हुए बताए गए। तो इस प्रकार की रिपोर्टें आई। जब पब्लिक में इस प्रकार की रिपोर्ट आई कि एक सैंपल जो है वो पॉजिटिव आया है, उसको लेकर फिर एक बार तनाव चरम पर पहुंचा, और दोस्तों कर्फ्यू लगा रहा। बहुत मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को मामले को दबाने के लिए, शांत करने के लिए। अनेक प्रकार की घटनाएं हुई, धरना प्रदर्शन हुए, आरोप प्रत्यारोप चले, गिरफ्तारियां हुई, और जो गोकसी के प्रकरण के चलते गिरफ्तारियां हुई 6 जनों की, उनको भी बाद में छोड़ दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया। और उसके बाद में जो और गिरफ्तारियां हुई थी दोस्तों धरना प्रदर्शनकारियों के रूप में, उनको भी तस्दीक शुदा प्रमाण पत्र के साथ कुछ जरूर जटिलताएं उस समय आई, उनको भी एक एक करके छोड़ दिया गया। मामला जैसे तैसे शांत हुआ। 4 महीने करीब, 4.5 महीने करीब बीते, 5 महीना मामला अभी तक को हो गया है। लेकिन जब 6 दिन पहले दोस्तों ये मामला रह रह कर चल रहा था, कभी दुकानों का विवाद था, कभी कुछ था, कभी कुछ था, कहा सुनी, चौपाल पर चबूतरों पर बैठकर जो बातें थी वो इधर उधर चलती रही। मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, उसको उसी समय रोका नहीं गया, मामले की गंभीरता को समझा नहीं गया। और दोस्तों अगर कहें
तो वहाँ का लोकल प्रशासन अगर गांव का कहे तो सरपंच सहित वो सारा का सारा फेल है। कहीं कोई संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी, मामले को निपटाने की दिशा में कोई कार्य कोई बहुत संजीदगी के साथ दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद में जब ये घटना 12 जनवरी को देर शाम को गाड़ी की टक्कर से हुई तो उसके बाद में वायरल हुआ मैसेज और एक समुदाय के लोग भारी भीड़ के साथ उसी दिन देर रात्रि तक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको घेरे रहे, थाना को घेरा गया। और उसके अगले दिन दोस्तों उपखंड कार्यालय पर जो धरना प्रदर्शन किया गया। और कल भी जो 16 तारीख को 16 जनवरी को भी बड़ी स्तर पर सर्व समाज के नाम से एक जनसभा जुलूस धरना प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया और ये कहा गया कि तत्काल प्रभाव से दोषियों की गिरफ्तारी हो। दोस्तों यहाँ नोट करने वाली बात है, दोषियों की गिरफ्तारी होने की बात सर्व समाज की जो बैठक हुई थी 16 जनवरी को कल, उसमें कही गई। सीबीआई जांच की मांग उसमें की गई। निर्दोष लोगों को कतई नहीं छेड़ने की बातें कही गई। आज भी एक धरना प्रदर्शन हुआ, अनाज मंडी में एक बैठक हुई। ये सर्व हिंदू समाज की बैठक थी। इसमें मुस्लिम समाज के संभवतः कोई ज़्यादा लोग नहीं होंगे, 1-2 10 5-10 लोग होंगे। लेकिन कल की जो बैठक थी उसको सर्व समाज नाम दिया गया था। उसमें वाकई सर्व समाज के लोग थे, लेकिन मैक्सिमम मुस्लिम समाज के लोग उसमें भी ज़्यादा थे। जैसे आज हिंदू समाज के लोग थे और अनेक संगठनों के लोग थे, तो इसको भी सर्व समाज की मीटिंग कहा गया। वहाँ मीटिंग हुई और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। नोट कीजिएगा दोस्तों, दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई, निर्दोष लोगों को नहीं सताने की मांग की गई और मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। दोनों ही पक्ष जो बार बार टकरा रहे हैं, उनका टकरा रहा है, छुटपुट की घटनाएं हो रही है और दोनों ही ये चाहते हैं कि निर्दोष लोगों को ना सताया जाए, दोषियों को सजा दी जाए और मामले की सीबीआई जांच हो। तो दोनों की मांगे एक है। तो क्या कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई है? पुलिस यहाँ दबाव में काम कर रही है, पुलिस ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटियां नहीं कर रही है। दोस्तों अगर बात करें तो बिरानी थाने का ये मामला है। भादरा पुलिस थाना के सीआई को इसका हम दोष नहीं दे सकते। उनकी कहीं भी उनका कहीं कोई आधिकारिक रूप से अधिकारी वो नहीं है। लेकिन दोस्तों जिन थानों के अधिकारियों के पास इसकी जांच है, इसकी जिम्मेवारी है, इसकी जवाबदारियां हैं, वो क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं भादरा सीआई को भी इसका जवाब देना होगा, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस अधिकारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। जब एसपी यहाँ होते हैं तो सारे सीआई उनके अधीनस्थ होकर उनका आदेश मानते हैं। और जब यहाँ आईजी तक आ चुके हैं तो सभी के सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हम मानकर चले, क्योंकि सभी को आईजी का आदेश मानना पड़ेगा। तो मिलजुल कर काम करेंगे और मिलजुल कर उसका मसौदा तैयार करेंगे, कैसे भादरा में शांति व्यवस्था कायम हो। तो कोई जवाबदारी से कहने का मतलब बच नहीं सकता। तो अब बात आती है कि पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? क्या पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है या अपने पुलिस उच्चाधिकारियों के दबाव में काम कर रही है या स्थानीय जनप्रतिनिधि के दबाव में काम कर रही है? दोस्तों ये अलग अलग जरूर आपको दिखाई देता है, लेकिन इनका 3-in-1 कनेक्शन है, क्योंकि सत्ता के साथ ये सब जुड़े हैं। तो क्या दबाव में पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है? क्या पुलिस अगर निष्पक्ष जांच करे तो ये मामला ठहर सकता है? दोस्तों कतई नहीं ठहर सकता। अगर मामले की निष्पक्ष जांच हो, जब दोनों पक्ष ये चाहते हैं सीबीआई जांच की मांग हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, दोषियों के खिलाफ सजा हो, तो फिर 3 जो एफआईआर दर्ज की गई है महबूब पुत्र आमीन खां के द्वारा, रामकुमार पुत्र परसाराम महाजन के द्वारा और रुपेश पुत्र मंगतूराम के द्वारा, तो इन तीनों एफआईआरों में बराबर की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जब हमारे पास विश्वस्त सूत्रों के साथ खबरें आई कि जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ
वो गाड़ी में रवि बंसल नहीं था। तो रवि बंसल को गिरफ्तार करने की मांग इस घटना में क्यों? क्या उसको पूर्व की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है? उसको जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? अगर वर्तमान में ये 5-6 दिन की घटना का ही अगर जिक्र है, दोष है और उसी के अनुरूप एफआईआर हुई है, तो उसको गिरफ्तार करने की घटना समझ से परे है और इसकी मांग क्यों हो रही है? अब दूसरी घटना पर आते हैं दोस्तों। जिनको टक्कर लगी, क्या वो मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहे थे? दोस्तों, इसकी भी पुलिस अधिकारियों के साथ भी हमारी बातें हुई। वो भी मस्जिद से नमाज पढ़कर नहीं आ रहे थे, वो भी एक जो झगड़ा हुआ था उससे वहां से दोनों आ रहे थे। तो उस दौरान रंजिश बस जानबूझ के ये गाड़ी टक्कर मारी गई, ऐसा भी है। क्योंकि जब झगड़ा हुआ, टेंशन बढ़ी हुई थी, दोनों ही पक्षों में कहा सुनी हो रही थी और उसके बाद में इस प्रकार की घटना होती है, तो निसंदेह जानबूझकर ये गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाई गई, उनको टक्कर मारी गई। तो अब मामला ये बनता है कि गाड़ी में कौन शख्स थे जिनको जो दोषी है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? जबकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो दोनों ही लोग बताए जा रहे हैं गाड़ी में थे ही नहीं। तो क्यों निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और क्यों दोषियों तक पुलिस अब तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या दोषी फरार है, उन तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है? ये एक बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। मुख्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तार करने की जरूरत है, तत्काल उनको पकड़ने की जरूरत है, अगर मामले का निपटारा पुलिस चाहती है तो। और दोस्तों, अभी आगे और भी हम पॉइंट पर बात करने वाले हैं। 3 एफआईआर दर्ज है और 1 एफआईआर पर पुलिस कार्रवाई करके 2 लोगों को गिरफ्तार करती है, जबकि दूसरी एफआईआर जो रामकुमार पुत्र परसाराम महाजन ने करवाई, उसमें मार पीट, घर में गेट पर तोड़ फोड़ और लाठियां आदि अनेकों प्रकार की घटनाएं वहां हुई और 150 से 200 लोग वहां थे। इसकी पुलिस के पास पर्याप्त सूचना है और ये जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई वो झूठी नहीं, वो लगभग हकीकत से रूबरू होती रिपोर्ट है। तो इसकी तहकीकात पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है? इसमें दोषियों को पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है? क्या यहां दबाव है? ये बात भी। और दूसरी, रुपेश पुत्र मंगतूराम अग्रवाल, उन्होंने भी गुरुवार शाम को दोस्तों बताया कि हमारे घर में, दुकान में तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई, दोषियों को नामजद नाम के साथ यहाँ कुछ दोषियों के नाम लिखे गए, इन लोगों ने मारपीट की है। उन लोगों को गिरफ्तार अभी तक पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है? उनको पकड़ कर गिरफ्तार करके पूछताछ करने से मामला का एकदम जो घटना थी रियल, वो पुलिस के सामने आ सकती है। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता है? यहां कौन सा दबाव काम कर रहा है? हालांकि आज सीआई रणवीर साई ने जब ज्ञापन दे रहे थे लोग शकुंतला चाहर को, एसडीएम महोदया को, और वार्ता हो रही थी ज्ञापन देते वक्त मौखिक रूप से, तो वहाँ सीआई रणवीर साई भी बैठे थे और एसडीएम महोदया भी बैठी थी। और उस समय सीआई रणवीर साई ने, हालांकि खुद इसमें किसी प्रकार की भूमिका नहीं है, कोई आधिकारिक रूप से अधिकारी वो किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा कि मामले का संज्ञान हमने लिया है और जिन लोगों ने, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, अन्य जो एफआईआर है उसके तहत उन लोगों की पहचान की जा रही है। वो सारे के सारे वीडियो कलेक्ट किए हुए हैं और लगातार उनकी पहचान की जा रही है। कहीं मास्क लगाए हुए लोग, तो कहीं उनका मास्क हटा हुआ भी था। उन सब की पहचान करके जो है कार्रवाई करने की तैयारियां जारी है। अब सवाल उठता है, आज कुछ सहमति भी जताई जब ज्ञापन दिया सर्व हिंदू समाज के लोगों ने, और जब पुलिस प्रशासन ने और शकुंतला चाहर एसडीएम द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं मामले की निष्पक्ष जांच करवाऊंगी और दोषियों को जल्द से जल्द सामने लाया जाएगा, इस घटना का पूरा खुलासा भी जल्द किया जाएगा। तो उसके बाद में सभी अपने घर चले गए। एक बार मामला शांत होता हुआ दिखाई दिया। पुलिस के पाले में गेंद है कि वो किसी का दबाव ना मानते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच करे, दोषियों को पकड़े। दोस्तों, तभी जाकर भादरा में जो 5-6 महीनों से टेंशन है सभी लोगों के लिए, ये बहुत नुकसानदायक है। इसका समस्या का समाधान हो
तो दोस्तों अब हम बात करें क्योंकि अभी शुक्रवार को भी एक महापड़ाव की चेतावनी दी हुई है और आज जो बैठक हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, इन्होंने भी आगामी किसी मीटिंग जल सभा की घटना से और इनकार नहीं किया है। तो एक शुक्रवार को महापड़ाव की चेतावनी दी गई, दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग, अगर तत्काल प्रभाव से दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो, और सीबीआई जांच की भी मांग की गई, तो वो शुक्रवार को भी बैठक होगी। दोस्तों एक पक्ष अगर धरना प्रदर्शन सभा जुलूस इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देता है तो दूसरा पक्ष उसके लिए स्वतंत्र है। दोस्तों आप एक पक्ष को नहीं रोक पा रहे तो दूसरे पक्ष को पुलिस प्रशासन कैसे रोकेगी? धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करना दोस्तों सभी का अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है, इसमें कतई कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी परिस्थितियों में किसी को धरना प्रदर्शन करने की इजाजत देते हैं तो एक पक्ष करेगा, उसके बाद में दूसरा पक्ष करेगा, तो तनाव को बढ़ते हुए कैसे रोकेगी पुलिस? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है जो कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था की बहाली की दिशा में कारगर साबित हो सकते हैं। साफ संदेश भारत के माध्यम से मैं उन सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, सरकार से ये गुजारिश करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ। दोस्तों हमने बारीकी से पूरा प्रकरण देखा है, गांधी बड़ी के लोगों की बातें सुनी है, दोनों पक्षों की लोगों की बातें सुनी है, उनकी कवरेज भी की है और बारीकी से धरातल पर, जीरो पॉइंट पर जाकर भी हमने परिस्थितियां देखी है और कहाँ फॉल्ट है, किस प्रकार का इसमें घटनाक्रम हो रहा है। दोस्तों सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ आकर बात अटक जाती है कि पुलिस की कहीं ना कहीं घोर लापरवाही इसमें है। और बेशक वो चाहे सरकार के, जनप्रतिनिधियों के, प्रशासन के, आला पुलिस अधिकारियों के दबाव में काम कर रही होगी, लेकिन पुलिस अगर निष्पक्षता के साथ काम करे तो कोई कारण नहीं है भादरा में दोस्तों दंगा फसाद होने की, तनाव बढ़ने की और किसी प्रकार की टेंशन होने की। लोगों को इस दंगा प्रदर्शन की आग में झोंका जा रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं धकेला जा रहा है भादरा क्षेत्र को दंगों की आग में। क्यों? आखिर क्यों? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आखिर इसका स्थायी हल क्या है? इसकी दिशा में हम बात करें, दोनों ही पक्ष सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्यों ना इसकी सीबीआई जांच की वकालत की जाए स्थानीय विधायक द्वारा। स्थानीय विधायक ने दोस्तों पूर्व में एक बयान दिया था कि सीबीआई को जांच क्यों दें हम, हमारे राजस्थान की एसओजी इतनी बड़ी जांच कमेटी है तो सीबीआई को जांच क्यों दे? तो दोस्तों वर्तमान में एसओजी पर जितना आरोप लगाए, 2 करोड़ के चक्कर में एक एएसपी को दोस्तों जो एसीबी ने है वो अपनी गिरफ्त में लिया है, गिरफ्तार किया है। 2 करोड़ की मांग की थी उन्होंने, और इस 2 करोड़ की मांग को आप क्या कहेंगे? क्या प्रदेश की कमेटी, जो दोनों ही पक्ष जब चाह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, तो विधायक क्यों चाहते हैं कि एसओजी से ही जांच कराई जाए? क्या वो इतनी सरकार की पैरवी कर रहे हैं यहाँ पर? अब मामला अगर शांत होता हुआ सीबीआई जांच से दिखाई दे रहा है, दोनों पक्ष बार बार दावा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, तो विधायक को कहाँ अड़चन है सीबीआई जांच में? दोस्तों या विधायक की इसमें मिली भगती है? क्या विधायक नहीं चाहते कि ये क्षेत्र में शांति व्यवस्था हो? क्या दंगों की आग में इस क्षेत्र को दोस्तों कहीं ना कहीं जो घटना वर्तमान में चल रही है उसमें और फंसाने की साजिश है? किसकी साजिश है ये बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। आप सभी क्षेत्रवासियों को सोचने हैं, इसका दंश आप भुगतेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी। और भादरा पर जो कलंक 2002 में भी लगा था दोस्तों, 2000 में जो लगा था, 8 दिन कर्फ्यू लगा था, उसके बाद में गांधी और चिड़िया गांधी में भी 7-8 दिन कर्फ्यू लगा था, ये दाग क्या धुल पाएंगे? ऐसे दाग क्या आपको अच्छे लगते हैं? क्या हमारे विधायक को अच्छे लगते हैं? पूर्व विधायक को अच्छे लगते हैं? दोस्तों ये सोचना होगा हम सबको, और भादरा क्षेत्र को तनाव मुक्त करना होगा। और प्रथम जो सबसे बड़ी मांग दोनों ही पक्षों की आ रही है, सीबीआई जांच की मांग, तो एक स्वर से सभी को सीबीआई जांच के लिए इसकी अनुमति देनी होगी और हमारे विधायक को भी इसके लिए अनुशंसा करनी होगी विधानसभा में। अभी वर्तमान में दोस्तों बजट भी आने वाला है, और मैं बात करूं दोस्तों एसओजी की, तो एसओजी 2015 में भी 3 करोड़ 80 लाख के एक रिश्वत कांड में एक आईएएस को गिरफ्तार किया था। नाम याद होगा आपको, अशोक सिंघवी।
तो एसओजी पर कितने बड़े उनके अधिकारी दोस्तों इस प्रकार से फंस रहे हैं घूस कांड में, घूस ले लेकर वो कर रहे हैं, तो किस प्रकार से एसओजी की वकालत कर सकता है कोई विधायक? बेशक सरकार में आपकी भागीदारी होगी, लेकिन इतनी आप सरकार की तरफदारी ना कीजिए। अगर सरकार कोई गलत कर रही है तो जनता भली भांति इसको समझ रही है, और जनता की बात मानिए। इस जनता ने आपको चुनकर उस विधानसभा में उस सरकार के पास भेजा है। सरकार आपको यहां से चुना कर नहीं ले गई, यहां इस जनता ने आपको चुनकर भेजा है। आप सीबीआई जांच की मांग क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर करें। और दूसरा समाधान की अगर हम बात करें तो दोस्तों दूसरा समाधान भी इसमें हो सकता है। वो हो सकता है सर्व समाज की यहां एक सार्वजनिक बैठक हो और सभी समाज के 5-5 प्रतिनिधि इसमें भाग लें। पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक भी भाग ले, प्रशासन भी इसमें भागीदारी निभाए, और करीब पूरी विधानसभा के 20 महत्वपूर्ण लोग बैठकर इसका समाधान करें क्या करना है। और उस बैठक में चाहे वो 2 घंटे चले, 3 चले, 4 चले, मैराथन बैठक हो, लेकिन उसमें इसका निचोड़ निकाल कर और सफल बैठक के साथ भादरा कस्बे को शांति प्रदान की जाए। यह भी इसका एक विकल्प हो सकता है। सीबीआई जांच भी इसका एक विकल्प हो सकता है। क्षेत्र में दीर्घकालीन शांति कायम हो सकती है। दोस्तों आज की समीक्षा बैठक में इतना ही। अभी दोस्तों समय ज़्यादा हो गया और हम आपको जो मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी नहीं देंगे, लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि मौसम के लिहाज से किसानों के चेहरे खिलने वाले हैं और आने वाली 19 जनवरी को बरसात की संभावनाएं बन रही है। परिवर्तनशील मेघ कल से प्रारंभ हो गए और 2-3 दिन बरसात के योग बन रहे हैं, तो मामूली हल्की बरसात हमारे इलाके में हो सकती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिएगा आप साफ संदेश भारत और मुझे दीजिएगा इजाज़त। दोस्तों मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।